हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो 22 तारीख को यानी 22 फरवरी को जिनका हिंदी का पेपर होने वाला है 10th क्लास का, उनके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से चैप्टर वाइज आपको इसमें हर सवाल का आंसर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी मिल सके ये वीडियो। देखिए आपका पहला चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये निबंध है और किसकी लिखी हुई है तो ये है भीमराव अंबेडकर की, ठीक है ना, आपकी किताब में है। इसके 2-3 सवाल देखते हैं। जैसे देखिए एक नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो इसका सही आंसर क्या है, बी है 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। दूसरा सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुए थे, ये महू में पैदा हुए थे, ठीक है ना। इसी तरह से आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बाबा साहेब की रचना कौन सी है, इसमें कौन इन्होंने लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने, तो जपूजी जो है वो भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई किताब है। चलिए 10 नंबर है कि छोटा या लिटिल बुद्धा किसे कहा जाता है, तो ये भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान के जनक कौन है, तो ये हैं भीमराव अंबेडकर, आपका डी सही हो जाएगा, संविधान के जनक, ठीक है ना। विडंबना का अर्थ क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विडंबना का अर्थ है उपहास, ठीक है ना, अजीब विडंबना है कहते हैं ना। देखिए दूसरा चैप्टर, दोस्तों मैं अगर कुछ सवाल बीच में छोड़ रहा हूँ ना तो वो आप वीडियो को रोक कर वहां से देख सकते हैं, क्योंकि सवाल सारे मैं दिखाते ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 नंबर देखिए, विष के दांत, ये कहानी है और किसकी लिखी हुई कहानी है, तो नलिन विलोचन शर्मा की लिखी हुई कहानी है, क्योंकि ये सवाल भी पूछता है ना कि कौन सी कहानी किसने लिखा, तो यहाँ से आपका ये भी क्लियर होता चलेगा। तो इसमें देखिए कुछ सवाल है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो अभी हमने देखा नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। विष के दांत क्या हैं, तो ये क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कहानी है ना, विष के दांत कहानी है, ठीक है ना। सेन साहब को कितनी लड़कियां थीं, तो कितनी लड़कियां थीं, 5 थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था, बेटे का क्या नाम था इनका, तो खोखा नाम था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ए, काश नाम था, काश, ठीक है ना। 9 नंबर देखिए, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था, उनकी गाड़ी को कौन छू रहा था, तो मदन छू रहा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़ डाले, मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2-2 दांत तोड़ डाले, ठीक है ना। आगे देखिए 14 नंबर है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य वर्ग, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य वर्ग। विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है, तो ये कहानी संग्रह से ली गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी में का, विष के दांत का है नीलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 16 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 फरवरी 1916। आप देखते चलिए आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात दोस्तों, मैं अलग से हिंदी व्याकरण का एक बनाने वाला हूं, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण का वीडियो, वो आप देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1961 को। तीसरा देखिए, तीसरा आपके पास कहानी है आपकी किताब का कि भारत से हम क्या सीखें, ये एक भाषण है, स्पीच है, भारत से हम क्या सीखें, और किसकी स्पीच है, तो ये मैक्स मूलर की स्पीच है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ है, भारत से हम क्या सीखें, भाषण के लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्स मूलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो कहाँ हो सकते हैं, तो गांव में सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है मैक्स मूलर के हिसाब से, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्स मूलर कहाँ जन्म हुआ, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में, ठीक है ना। और दोस्तों जो सैंपल पेपर है ना, सैंपल पेपर से भी बहुत सवाल आ रहे हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो करा दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, वहां से आप जाके सैंपल पेपर देख लीजिए, और बहुत आसान और बहुत अच्छा है वो, ठीक है ना। 4 नंबर है इसका, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, तो ये हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 को, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, अब है आपका चौथा कहानी जो है, चौथा कहानी है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है, किसकी लिखी हुई है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है। तो इसमें देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ललित निबंध का लेखक कौन है, तो अभी हमने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
लेखक के अनुसार, देखिए लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं, किसके जीवंत प्रतीक हैं, तो पार्श्विक वृत्ति के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो जन्म इनका हुआ था 1907 में, और निधन कब हुआ था, तो 1979 में दिल्ली में इनका निधन हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब पैदा हुए 1907 में और मरे 1979 में, ठीक है ना, 79 में। 5वां है आपका नागरी लिपि, निबंध है ये नागरी लिपि। इस सब से सवाल सैंपल पेपर में भी है, आप वहां से देख के रिवीजन करके पूरा जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखिए 5वां है नागरी लिपि, वीडियो को पूरा देख लीजिए दोस्तों, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, बुक से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है ना, और व्याकरण में करा दे रहा हूँ वहां से भी नहीं छूटेगा। ये लिखा है किसने, गुणाकार मूले ने। नागरी लिपि किसने लिखा है, गुणाकार मूले ने, तो ये गुणाकार मूले हो ही गया नागरी लिपि के लेखक। दूसरा नंबर है वेतमादान पत्र किस समय का है, तो ये है आपका 1020 ईस्वी का, वेतमादान पत्र 1020 ईस्वी का है, ठीक है ना। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये दक्षिण भारत से मिलते हैं, साउथ इंडिया से मिलते हैं, बहुत एकदम सही आंसर है, सी होगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर है, देखिए गुणाकार मूल्य का जन्म हुआ था आपका 1931 ईस्वी में और मरे थे 2009 ईस्वी में, ठीक है ना। छठा कहानी है आपका, छठा कहानी देखिए बहादुर है, और बहादुर किसने लिखा है, आपको पता ही है, अमरकांत ने लिखा है, अमरकांत जी इसके लेखक हैं। तो कहानीकार कौन है, तो अमरकांत बहादुर के। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, ये सवाल आ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपका कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था, तो नेपाल से भाग के आया था बहादुर, ठीक है ना। ये याद रखिए, अक्सर नेपाली लोग को लोग बहादुर बहादुर करके बुलाते ही हैं, तो ये याद रहना चाहिए आपको, बहादुर कहाँ से भाग के आया था, नेपाल से, ठीक है। बहादुर का पूरा नाम क्या था, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर नाम था इसका, बहादुर का पूरा नाम, ठीक है। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बहादुर पर कितने रुपए का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था बहादुर पे, ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो मां की मार के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए परंपरा का मूल्यांकन, 7वां जो निबंध है, जो कहानी है आपका, वो है परंपरा का मूल्यांकन, और ये लिखे हैं रामविलास शर्मा ने, रामविलास शर्मा ने लिखा है इसको, ठीक है। याद करते जाइए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे, ठीक है ना। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा, ठीक है ना। उसके बाद है व्यास और वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं, तो ये संस्कृत भाषा के कवि हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए, व्यास और वाल्मीकि संस्कृत भाषा के कवि हैं, ठीक है ना। जो सवाल मैं नहीं बोल रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पर रह रहा है, आप वहां से देखकर पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर है महाभारत के लेखक कौन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। महाभारत के लेखक कौन है, तो महाभारत के लेखक जो है आपका व्यास हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। रामायण के लेखक कौन है, अब बताइए रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा और व्यास ने महाभारत, ठीक है ना। 8 नंबर देखिए, 8वां कहानी है आपका कि जीत जीत मैं निखरत हूँ, ये साक्षात्कार है, ठीक है ना। जीत जीत मैं निखरत हूँ बिरजू महाराज का है, बिरजू महाराज का है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर देखिए कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, मतलब कौन सी प्रकार है, तो ये साक्षात्कार है, साक्षात्कार है, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। साक्षात्कार को इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं शायद, ठीक है ना, वही है ये ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। 2 नंबर है, 2 नंबर तो हो गया। 3 नंबर है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, आपको पता होगा, ठीक है ना, तो आपको आसान लगता ही होगा, तो देखते चलिए, ऐसे ही आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पता होगा तो यहाँ से तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये VVA में आ जाएगा आपका। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला, किस उम्र में मिला था, तो वो 27 साल की उम्र में उनको, 27 वर्ष की उम्र में उनको ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल गया था, ठीक है ना। ये याद रहना चाहिए, कब मिला था, 27 साल में, ठीक है ना। चलिए ये डेट भी दिया गया है वहां पे, 27 साल की उम्र मिला, और कब मिला, तो ये मिला था इनको 1965 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए
9 नंबर है आविन्यो, ललित रचना है ये। आविन्यो किसकी लिखी है? अशोक वाजपेयी की, अशोक वाजपेयी की लिखी हुई है। तो इसके लेखक कौन हो गए? आविन्यो के लेखक हो गए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है ना। इसमें दूसरा सवाल देखिए, अविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? तो ये ललित रचना है ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इस तरह का सवाल आपको आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, अविन्यो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में स्थित है। अविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे बसा है? रोन नदी के किनारे बसा है, तो आपका सी सही हो जाएगा। ला शत्रुजा क्या है? ला शत्रुजा क्या है? तो ईसाई मठ है, आपका सही हो जाएगा। ला शत्रुजा क्या है? ईसाई मठ। ये इस तरह से आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर आ गया आपका। 10 नंबर सवाल है मछली। मछली किसने लिखा है? ये कहानी है, मछली जो कहानी है ये लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने, विनोद कुमार शुक्ल ने। तो मछली के लेखक कौन हुए? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। 2 नंबर है पिताजी बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, जो भी देख रहे हैं कि बीच किताब से आपको, बीच बुक से सवाल उठा के पूछ रहा है। तो इस तरह का सवाल आपको आ ही सकता है, इसलिए इसको देख लीजिए। कह रहे कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी? तो 3 मछलियां खरीदी थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, मैं सब्जेक्टिव का एक वीडियो आपको ऐसे लाइन से चलाता हुआ बना दूंगा, वहां से आप सब्जेक्टिव सवाल देख के पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जिनका भी हिंदी है वो वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। मछली किसकी प्रतीक है? तो मछली दीदी की प्रतीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, घर में मछली कौन खाता था? कौन खाता था मछली? तो पिताजी लाते थे, तो पिताजी खाते थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। पिताजी किससे नाराज थे? किससे नाराज थे जी पिताजी मछली कहानी में? तो ये थे आपके नरेन से नाराज थे, नरेन से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 नंबर है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? किस वर्ग का जीवन है? तो निम्न वर्ग का, जो निचले स्तर में है, निम्न वर्ग का जो जीवनी है, कैसे उनकी जिंदगी होती है उसको वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो ये 6 नंबर है। अब देखिए 11 नंबर है नौबत खाने में इबादत। बहुत ये व्यक्ति चित्र है, इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र ने इसको लिखा है नौबत खाने में इबादत, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक हो गए, क्या हो गया? यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? ये बिस्मिल्लाह खां का बताना है इसमें। बिस्मिल्लाह खां कौन है? तो शहनाई वादक, जो बिहार ही के हैं। ठीक है ना, शहनाई वादक हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डुमराव। 1916 में पैदा हुए थे। डुमराव जो जगह है बिहार में, वहाँ पैदा हुए थे 1916 में। ठीक है ना। 3 नंबर है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई किस मुस्लिम वर्ग से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी मुहर्रम से। ये तो वैसे इस कहानी में आपके होगा। ठीक है ना। तो बी हो जाएगा। 4 नंबर है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कमरुद्दीन। ठीक है ना, कमरुद्दीन इनका नाम था बचपन का, ये याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? ये इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और कब मिला हुआ है? तो ये मिला इनको 2001 ईस्वी में। शहनाई वादक जो हैं ये, इनको मिला 2001 ईस्वी में भारत रत्न। ठीक है ना। इनका निधन कब हुआ? निधन इनका हुआ है 21 अगस्त 2006 को। 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हो गया है। चलिए 12वां नंबर आपका कहानी जो है, 12वां चैप्टर जो है बुक से, दूसरा आपका बुक नंबर 2 जो है, हम वहां से भी सवाल इसमें करेंगे। मतलब कंप्लीट बुक आपका इसमें मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। कंप्लीट बुक, कोई भी बुक नहीं छूटेगा। ठीक है ना, कविता, कहानी, सारे कुछ। तो 12 है शिक्षा और संस्कृति। ये शिक्षा शास्त्र है, किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने लिखा है शिक्षा और संस्कृति। तो इसके लेखक महात्मा गांधी जी हो गए। 2 नंबर है महात्मा गांधी का जन्म तो कब हुआ था? तो ये आपको पता ही है, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में पैदा हुए थे। 3 नंबर है अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का आपका सवाल है, 12वां चैप्टर का है। ठीक है ना, शिक्षा और संस्कृति से गांधी जी के लेखक का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वो कब से कब तक वहां थे? तो 1894 से 1915 ईस्वी तक। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
5 नंबर है, महात्मा गांधी के अनुसार उदांत व बढ़िया शिक्षा क्या है? बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध जो है वो बढ़िया शिक्षा है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। वहाँ कब से कब तक थे? तो आपके थे 1894 से 1915 तक। तो फिर लौटे कब? तो 1915 को लौट गए। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऐसे जब सवाल जोड़ के पढ़िएगा तो बहुत आसानी होगी आपको पढ़ने में। अब देखिए यहाँ से कविता शुरू होता है, कविता वाला चैप्टर शुरू होता है। तो देखिए पहला है आपका, राम बिनु बिरथे जागे जन्मा, जो नर दुख में दुख ही नहीं मान। ये किसकी लिखी हुई है? तो ये गुरु नानक की लिखी हुई है। ठीक है ना, गुरु नानक की लिखी हुई है। तो इसके लेखक गुरु नानक हो गए। और इसमें सवाल देखिए, कह रहे कि गुरु नानक जो थे गुरु नानक का जन्म किस गांव में हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तलवंडी में हुआ था इनका जन्म। गुरु नानक सिखों के गुरु हैं, तो उनका जन्म तलवंडी में हुआ है। ठीक है ना। 2 नंबर है, गुरु नानक का जन्म किस जिला में हुआ? जिला अब आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, लाहौर में। तलवंडी जो है अब लाहौर में है, उस वक्त लाहौर नहीं था, पाकिस्तान ही नहीं था। ठीक है ना, तो ये लाहौर में है अब पाकिस्तान में, वहाँ हुआ था, तलवंडी लाहौर में। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो ये नानकाना साहब कहलाता है, नानकाना साहब कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नानकाना साहब। ठीक है। 4 नंबर है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, वह वर्तमान में कहाँ है? तो अभी बताया ना आपको, तो ये कहाँ हुआ था? लाहौर। तो लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है, ये तो आप सबको पता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो गुरु नानक के माता निम्न में कौन थी? तो ये तृप्ता देवी थी। गुरु नानक के माता का नाम था तृप्ता देवी। ठीक है ना। और पिता का नाम उनके क्या था? तो पिता का नाम था कालूचंद खत्री। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। उनकी पत्नी कौन थी? तो उनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी उनकी पत्नी का नाम था। तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल आप देख सकते हैं। ठीक है ना। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तन थे? किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो ये किस में आ गए? तो सिख में आ गए। आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुरु नानक सिख हो गए। ठीक है ना। और ये गुरु नानक जो थे पंजाबी के साथ साथ और कौन सी कविताएं लिखी? तो वो जो थे हिंदी भी, संस्कृत भी और पाली भी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, गुरु नानक अपने सच्चे हृदय से राम नाम के डैश डैश पर बल देते थे। तो किस पे बल देते थे? तो 17 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, कीर्तन पर बल देते थे। राम नाम जपते थे और कीर्तन पे बल देते थे। ठीक है ना। सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो सिखों के 5वें गुरु कौन है? ऑप्शन बी, अर्जुन देव। ठीक है ना, अर्जुन देव। ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए 21 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। ठीक है। देखिए 2 नंबर है, दूसरा चैप्टर है आपका प्रेम यानी श्री राधिका करिल कुंजन उपरवानो। रसखान है, ये किसकी लिखी हुई है? तो रसखान की लिखी हुई कविता है। रसखान कवि है और इनकी लिखी हुई ये कविता है रसखान। ठीक है ना। चलिए तो देखिए, करील के कुंजन ऊपर वरों किनकी रचना है? तो रसखान की रचना है। ठीक है ना। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? किसके राज्यकाल में रसखान ने अपनी रचना लिखी? तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और हमें पूरा सवाल भी देखना है, तो मैं इधर से दिखाते चल रहा हूँ। देखिए कवि के माली मलिन किसे कहा जाता है? तो कृष्ण राधा को। ठीक है ना। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? तो रसखान ही होंगे, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ठीक है ना, ये याद रखना चाहिए आपको। रसखान दिल्ली से भागकर कहाँ चले गए? तो दिल्ली से भागकर कहाँ गए? ब्रजभूमि। सी हो जाएगा। ठीक है ना। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह असुवाहिनी ले बरसो। ये किसकी लिखी हुई है? तो घनानंद की लिखी हुई है। घनानंद की लिखी हुई है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह असुवाहिनी ले बरसो। ठीक है ना, घनानंद की लिखी हुई कविता है। ठीक है। घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और 3 नंबर भी सवाल देखिए, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि है। ये एकदम इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है। कवि ने प्रंजय किसे कहा? तो प्रंजय किसे कहा है? तो ये कहा है बादाम को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्वदेशी, देखिए स्वदेशी लिखी हुई जो कविता है ये है प्रेमघन की लिखी हुई स्वदेशी कविता है आपकी, प्रेमघन की लिखी हुई है स्वदेशी। प्रेमघन का दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम है बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये यहाँ से आप ये चैप्टर देख लीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। 1874 ईस्वी में किसने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की? तो किसने की थी? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेमघन ने, ठीक है ना, रसिक समाज की स्थापना। प्रेमघन किस भाषा के कवि थे? तो ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों के थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अब आता है भारत माता। भारत माता आपकी कविता किसकी लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है सुमित्रानंद पंत की, सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन जो है आपका इसमें देखिए सुमित्रानंदन पंत जो है उन्होंने लिखा है भारत माता कविता, ठीक है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो ये देखिए इसमें दिया गया है, ये हुआ है आपका ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में इनकी जन्म हुई। और मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई थी इनकी 29 दिसंबर 1977 को, 29 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हुई। अब इसमें देखिए क्या है, भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो ये गांव में निवास करती हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। 5 नंबर है भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ये यथातथ्य प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब आ जाता है आपका जनतंत्र का जन्म। तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, बहुत अच्छे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये लिखे हैं जनतंत्र का जन्म, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो ये इनका जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, नासमझ मूर्तें कौन है? तो ये बी हो जाएगा, जनता जो है वो मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, दिनकर साहब का। उसके बाद सातवां जो कविता है आपका वो है हिरोशिमा। ये है आपका वात्स्यन अज्ञेय का, ठीक है ना, वात्स्यन अज्ञेय का ये कविता है। तो इसमें देखिए हिरोशिमा के कौन कवि हैं? तो अज्ञेय हैं, ये आपका ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों अज्ञेय का जन्म हुआ था आपको, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 मार्च 1911 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा आपका बिल्कुल जापान में है, जहाँ पे परमाणु बम गिरा था, आपको पता है ना, जापान में परमाणु बम गिरा था 1945 को, ये भी याद रहना चाहिए। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसको दी गई है? तो ये परमाणु बम को दी गई है। जो सबसे वहाँ जो परमाणु बम गिरा था उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय उसका नाम था, ये भी आपको याद होना चाहिए, लिटिल बॉय, ठीक है ना। अब देखिए अब है 8वां नंबर कविता जो है एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण की लिखी हुई है। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण की लिखी हुई है। तो ये देखिए कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो ये संवेदना वाले कवि हैं, लोगों में संवेदना पैदा करते हैं, प्रकृति के लिए, लोगों के हित के लिए, ठीक है ना। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 को, ठीक है। अगला है हमारी नींद, ये किसकी लिखी हुई है? तो वीरेन डंगवाल की लिखी हुई है हमारी नींद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद करते चलिए, ठीक है ना। देखिए 3 नंबर क्या, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ किस कविता की पंक्ति है? तो ऑप्शन सी हमारी नींद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पंक्ति बीच में से आपको पूछेगा कि कहाँ से है ये, किस कविता का, किस कहानी का। देखिए वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 अगस्त 1947 को, ये तो याद रहना चाहिए आपको। 10 है कि अक्षर ज्ञान क्या है? तो अनामिका की लिखी हुई कविता है, ठीक है ना। अक्षर ज्ञान अनामिका की लिखी हुई कविता है। बेटे के आंसू कब आते हैं? तो बेटे के आंसू कब आते हैं? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा कि डर जो है नहीं सीखने के कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। बच्चा कहाँ पर आकर थक जाता है? तो कहाँ पर आकर थक जाता है पढ़ते पढ़ते? तो ड पे आके थक जाता है, ठीक है ना। 11 नंबर है लौट कर आऊंगा फिर, किसके लिखी हुई है? तो जीवनानंद दास की है, जीवनानंद दास की। लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास की लिखी हुई है। आगे देखिए तो इसमें आपको कुछ सवाल देख लीजिए। जीवनानंद दास कैसे कवि हैं? तो ये जो कवि हैं ये सम्मानित एवं चर्चित कवि हैं, ठीक है ना। चलिए
किस भाषा में ये प्रसिद्ध है जीवनानंद? तो ये हैं आपके बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में ये प्रसिद्ध है। 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12वां जो है 12 नंबर कविता जो है आपकी किताब में वो है रेनर मारिया रिल्के का, रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। तो रेनर मारिया मिलके किस कविता के लेखक हैं? तो मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 दिसंबर 1875 को, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये भी बताइए? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया याद है ना आपको, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 5 नंबर देख लीजिए कि रेनर मारिया रिल्के अपने को किसका भक्त मानता है? तो किसका भक्त मानता है? तो भगवान का भक्त मानता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपका हिंदी का पार्ट 2 शुरू होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सवाल आपको आने ही आने हैं, तो ये भी एक नज़र में देखते चलिए। दही वाली मगम्बा, ये कन्नड़ भाषा में है, श्रीनिवास इसके राइटर हैं, कन्नड़ है, ठीक है ना। दही वाली मगम्मा, श्रीनिवास इसके राइटर हैं, ठीक है ना। तो इसके कहानीकार कौन है? तो ये आपको मिल ही गया, श्रीनिवास, ठीक है ना। दही वाली मगम्मा। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो भारती वेंकट, श्रीनिवास का जो पूरा नाम है वो भारती वेंकटेश अयंगार, ठीक है ना, अयंगार, ऑप्शन ए हो जाएगा। मगम्मा क्या बेचती है? तो दही बेचती है। आपको कहानी से ही लग गया ना, दही वाली मगम्मा, तो दही बेचती है। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा, अजम्मा, कजम्मा, क्या था जी? तो ये नंजम्मा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। रगम्पा कौन था? अब बताइए, इसी में नाम भी गजब है ना। अब रगम्पा कौन था? तो ये एक जुआरी था, रगम्पा, ठीक है ना, जुआरी था। मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, माझी, ठीक है ना। मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? किसके लिए मिठाई ले जा रही थी जी? तो पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है इसलिए इसको जल्दी खत्म करते हैं। ढाते विश्वास किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में है। राइटर कौन है इसके? तो सातकोड़ी होता, सातकोड़ी होता, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते चलिए, ढाते विश्वास किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में है, अभी हमने देख लिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लक्ष्मी की कितनी संतानें थीं? लक्ष्मी की कितनी संतानें थीं? तो इसकी 4 संतानें थीं, ठीक है ना। ढाते विश्वास कहानी का नायक कौन है, नायिका कौन है? तो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी की 4 संतानें हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है देखिए, देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या होता है? तो यहाँ पे मेला लगता है, बलि चढ़ाई जाती है, नाच गाना होता है, यानी सभी होता है, ठीक है ना। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत्य था, ये याद रहना चाहिए आपको। ये मैंने जो सैंपल पेपर कराया है उसमें भी कुछ सवाल है, ठीक है ना। और इसमें से जो सवाल बच रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे इंपॉर्टेंट सवाल। तो मॉडल पेपर और सैंपल पेपर से सवाल भी आ रहे हैं, तो इसलिए उसको जाके देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थोड़ा सा और बचा है, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। माँ गुजराती भाषा में है, गुजराती कहानी ये है, और इसके कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना। इसमें खून की सगाई प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर, ये याद रहना चाहिए आपको। चलिए, मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के कितने भाई थे? 2 भाई थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगू के 2 भाई थे। मंगू की बहन का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका कमू, ठीक है ना। मंगू के बहन का नाम कमू, ठीक है ना। चलिए अब चौथा आपका कहानी इसमें तमिल में नगर, तो इसके लेखक कौन है? तो सुजाता इसके लेखक हैं, नगर के सुजाता लेखक हैं। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आपका सुजाता का सही नाम एस रंगराजन है, एस रंगराजन, ठीक है। चलिए, पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को क्या था? तो क्या था जी? तो बुखार था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पपाती कौन थी? पपाती कौन थी? तो ये बल्ली अम्माल की पुत्री थी, बल्ली अम्माल की पुत्री। 5 नंबर देखिए, धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, और लेखक है सांवर दैया, बहुत आसान नाम है, आपको याद हो जाना चाहिए, सांवर दैया, ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी के नायिका कौन है? तो इसके नायिका है सीता, ठीक है ना, इसकी नायिका है सीता। तो सीता एक कैसी औरत थी? 5 नंबर आप बताइए, कैसी औरत थी जी? तो विधवा औरत थी, सीता एक विधवा औरत थी। और सीता के कितने पुत्र थे? तो इसके 3 पुत्र थे, ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, भौरी ने अपने लड़के के जन्मदिन पर माँ को क्या भेजी? तो क्या भेजी थी जी? तो रसमलाई भेजी थी, ये आपको याद होना चाहिए, डी रसमलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था जी?
तो ये 9 का सही आंसर हो जाएगा घुटन महसूस होता था, घुटन। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों हमारा पूरा ये चैप्टर, आपका पूरा बुक हो गया इसमें कंप्लीट। ठीक है ना, अब मैं एक वीडियो आपको व्याकरण का डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर पूरा व्याकरण कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें व्याकरण कराता तो बहुत लंबा हो जाता, तो ये सैंपल पेपर और बुक हो गया आपका कंप्लीट। व्याकरण का मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ से जाके उसको कंप्लीट करिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये पूरी बुक की तैयारी हो सके। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है किस तरह से आ रहा है, तो बहुत आसानी से यहाँ से आप बना के आ जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ करके जाइएगा। ठीक है, आपके लिए ये मेहनत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।